हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस तक की बात अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से कर ली थी। एंड आई होप आप सभी लोगों को सभी चीज बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालें एक नए टॉपिक की, विच का नाम है, विच का यानी कि जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ covalent bonds. Polarity of covalent bonds. Polarity of covalent bonds. तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा ऐप ग्रेविटी सर्कल मार्केट में आ चुका है? गाइस, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्लास 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री और बायो के ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। लाइक हमारे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो कि हम लोगों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले और आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने डिजाइन करे हैं। देन आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा एनसीईआरटी का सोल्यूशन, आपको यहां पर मिल जाएगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन और हम लोगों की टीम के द्वारा डिजाइन किए गए द बेस्ट जीपीएस यानी ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में टॉप मोस्ट मार्क्स लेकर आने में मदद करेगी। तो गाइज, अभी आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। आइए हम लोग इसकी बात करें। हम यहां पर पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें। गाइज, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर कोई मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसे एटम से मिलकर बन रहा है जो सेम टाइप के हों, इफ अ मॉलिक्यूल इज होमोएटॉमिक, इफ अ मॉलिक्यूल इज होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक कैसे हो सकता है सर? होमोएटॉमिक लाइक H2, लाइक O2, Cl2, F2, तुम्हारा S8, तुम्हारा P4 एक्सेट्रा। अगर आपका मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक टाइप का है यानी जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं, देयरफॉर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, दोज एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है एंड देयरफॉर these molecules are non-polar in nature, and therefore these molecules are non-polar in nature. Guys, आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने जो वर्ड इस्तेमाल करा पोलर, आपने पोलर सुना होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी कि हमारी केमिस्ट्री में पोलैरिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो अपोजिट पोल्स का क्रिएट हो जाना। आई रिपीट वंस अगेन, हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर दो अपोजिट पोल्स का प्रोड्यूस हो जाना या दो अपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन हो जाना, जिसमें एक पोल पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पोल पर नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन यहां पर मैं क्या देखता हूं कि ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सब नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो भी एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं, यानी H2 में दो हाइड्रोजन है, दोनों सेम टाइप के हैं, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन है, दोनों सेम टाइप के, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत बराबर होती है और इस वजह से इसे नॉन पोलर की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं that if a molecule is made up of atoms with almost similar electronegativities are also non-polar, they are also non-polar। वो लोग non-polar होते हैं। कैसे?
जैसे मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी 0 मानी जाएगी, यानी इनको बिल्कुल नॉन पोलर की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम यहां पर बात करें बेंजीन की C6H6, यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करें बेंजीन की, तो ये भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के जो प्योर कंपाउंड्स हैं वो सब नॉन पोलर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को? क्या यहां पर आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? लेकिन गाइस एक्चुअली ये सिर्फ कुछ लिमिटेड केसेस तक अवेलेबल है। इस दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफर करती है। सो हम बोल सकते हैं दैट जनरली, हम यहां पर क्या बोलेंगे, दैट जनरली इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सर हेटेरो एटॉमिक का मतलब यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम अलग अलग टाइप के होंगे। सो जनरली इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स the atom differs in electronegativities, and therefore they possess polarity, and therefore इनके अंदर क्या आ जाती है, इनके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। अब थोड़ा इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो चलिए एक एग्जांपल में यहां पर आपके साथ में लेता हूं। लेट्स से आई हैव हाइड्रोजन। अब यहां पर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के आसपास यह उसका फर्स्ट शेल हो गया। यह आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर हम लोग बना लेते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन के पास में ये हम बना लेते हैं उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये हो गया क्लोरीन का फर्स्ट शेल, थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा। ये हो गया आपके क्लोरीन का फर्स्ट शेल, ये हो गया आपके क्लोरीन का सेकेंड शेल, और ये हो गया आपके क्लोरीन का थर्ड शेल। तो अभी आपका ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इस प्रकार बन चुका है। अब आप लोग जानते हैं कि आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या करा, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग करी। उपसी, अब ये मेरे ख्याल से पूरा जाएगा। ये देखिए यहां पर इस तरीके से ये जा चुका है, और यहां पर HCl का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर HCl का फॉर्मेशन हो गया। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग में चला गया, बाकी क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड फॉर्म में रखे हुए। लेकिन आप सब लोग जानते हो दैट क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा, क्लोरीन अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्लोरीन क्या करेगा, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और जब यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं। अरे भैया, ड्रम 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 ड्रम, हाँ। और यहां पर अब आपको दिखाई देने लगा कि आपके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ खिंच गए हैं, वो क्लोरीन की तरफ खिंच गए हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने 100% अपनी ओर खींच लिया। नहीं 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 नहीं। अगर कोई एटम सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर 100% खींच ले, यानी मैंने आपके इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा उठाकर अपने पास रख लिया, तो वो तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहां तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो यहां पर क्लोरीन ने केवल और केवल क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खिसका लिया। इमेजिन करो तुम बस में बैठे हो, स्कूल बस में एक विंडो है,
स्कूल बस में एक बहुत बढ़िया सी आपके लिए शानदार वाली विंडो लगा रखी है। इस विंडो के बीच में यहां पर कांच होता है। अब क्या होता है, जब हम हमारी विंडो सीट पर बैठते हैं तो यहां वाली सीट का बच्चा और यहां वाली सीट का बच्चा इस विंडो को बराबर बीच में करता है, बोलता है इतनी खिड़की मेरी खुली रहेगी, इतनी खिड़की मेरी खुली रहेगी। लेकिन जब बस चलती है तो ये वाला बच्चा अगर थोड़ा ज्यादा शातिर है तो ये धीरे से इस विंडो को क्या करेगा, ये धीरे से इस विंडो को क्या करेगा, थोड़ा सा आगे की ओर खसका देगा। वो धीरे से क्या करेगा, इस विंडो को आगे की ओर खसकाने की कोशिश करेगा, बोलेगा विंडो आगे की ओर चली जा। तो आगे वाले के पास में विंडो अभी भी खुली हुई है लेकिन पहले जितनी स्पेस नहीं रही, स्पेस थोड़ी कम हो गई। ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके क्लोरीन ने यहां पर क्या किया कि आपके क्लोरीन ने अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। इससे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन पर पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। यू विल ऑब्जर्व पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे बोला जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इसे बोला जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ गाइस यहां पर पार्शियल वर्ड का मतलब समझे, पार्शियल का मतलब होता है वन से छोटा। पार्शियल मींस वन से छोटा, यानी ये जो चार्ज होगा ये वन नहीं होगा, ये 0.8 होगा, 0.6 होगा, 0.5 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एटम। ये सामने वाला एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वन से छोटा होगा। अगर पूरा वन चार्ज आ गया तो मतलब मैं समझूंगा पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब वो तो आयोनिक बॉन्ड बन गया। तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक एटम के ऊपर दिखाई देता है। और इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड इज नाउ कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसे बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हुई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? सो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more will be the polarity of the bond. More will be the polarity of the bond. आपके बॉन्ड की उतनी ज्यादा यहां पर पोलैरिटी होगी। यानी हम लोगों ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या पूरी तरह से अपनी ओर खींचा? नहीं, हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी ओर खिसका लिया। अब यहां पर क्लोरीन यानी कि जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी ओर खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, मतलब उतना ज्यादा एक एंड पर पॉजिटिव तो दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पोलैरिटी? डू यू अंडरस्टैंड द पोलैरिटी? क्या आप लोगों को पोलैरिटी का मतलब समझ में आया? अब यहां पर प्रॉब्लम यह आती है कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड कम पोलर है, कौन से कंपाउंड की पोलैरिटी ज्यादा है, कौन से कंपाउंड की पोलैरिटी कम है? तो इसलिए हम लोग यहां पर एक टर्म डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट, विच इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। सो बेसिकली डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, यानी ये आपको इस डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका कंपाउंड पोलर होगा। तो डायपोल मोमेंट इज द मेजर, डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। ये कितना ज्यादा आपका कंपाउंड पोलर होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है मतलब आपका कंपाउंड नॉन पोलर है। अगर आपके म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट 0, यानी आपका कंपाउंड पोलर है। जितने ज्यादा म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपके कंपाउंड की पोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी।
क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? नाउ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, वेयर जहां पर मेरे प्यारे बच्चों Q का मतलब होता है इट इज द चार्ज एंड D का मतलब होता है डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक A नाम का एटम है और एक B नाम का एटम है, ये A का इलेक्ट्रॉन, ये B का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्ड। अब मान लीजिए A ने B के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, तो यहां पर मैंने जो साइन लगाया दिस इज अ वेक्टर साइन। इसका मतलब क्या है? स्टार बनाकर हम लोग लिखेंगे दैट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसे क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग सभी जानते हैं कि ये ऐड ऑन हो जाता है, अगर ये सेम साइड हो तो ऐड हो जाएगा, डिफरेंट साइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो वेक्टर का साइन है, ये वेक्टर के साइन का जो हेड होता है, ये हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा रखेंगे टुवर्ड्स मोर नेगेटिव, और जो ये क्रॉस वाला साइन होता है वेक्टर का, ये होगा आपके टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव। तो यहां पर मेरे प्यारे किडीज ध्यान रखेंगे कि आपके ए पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, बी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यह साइन का मतलब है कि ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, इसलिए यह पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यह पार्शियल नेगेटिव हो गया, और यह बॉन्ड टेक्निकली आपका पोलर बॉन्ड हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, बस इनका साइन अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर डेल्टा माइनस की वैल्यू माइनस 0.8 है, तो डेफिनेटली डेल्टा प्लस की वैल्यू प्लस 0.8 होगी। भाई अगर ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर 0.8 खींच लिया है, यानी 80% अपनी ओर खींच लिया है, 80% अपनी ओर खींच लिया है, तो बी के लिए क्या बोलोगे कि बी का इलेक्ट्रॉन 80% उससे दूर हो गया है। तो अगर इस पर माइनस 0.8 आ जाएगी वैल्यू, तो इस पर प्लस 0.8 आ जाएगी। तो आपके यहां पर जो चार्ज की वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड के बिना लिखनी है, यानी प्लस माइनस साइन के बिना लिखनी है, केवल 0.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आप लोग जानते हैं, द बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के बॉन्ड की लेंथ, यानी ए के और बी के न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है वो वैल्यू लिख दो, जिससे आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। इस प्रकार आप लोगों को म्यू की वैल्यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दिखाई पड़ेगी। दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। आपको म्यू की वैल्यू इस प्रकार दिखाई देगी। गाइस अगर हम बात करें म्यू के यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है डिबाइस, इसकी यूनिट होती है डिबाइस डिनोटेड बाय डी, इसकी यूनिट होती है डिबाई डिनोटेड बाय डी। क्या चीज क्लियर हो गई? और यहां पर ये जो डिबाई है, एक्चुअली अगर हम बात करें 1 डिबाई क्या होता है, तो इट इज 3.33। देखो मैं वैल्यू लिख कैसे रहा हूं, 3.33, पहले मैंने 4 यहां लिखा, फिर 5 यहां लिखा, फिर 6 यहां लिखा, यानी 3.33 564 होती है वैसे तो 564, लेकिन हम लिखेंगे कैसे ताकि हमको याद हो जाए, 3.33 456 इंटू, समझ में आया हमारा लिखने का तरीका, इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स। सर कूलम्स क्यों आया? क्योंकि बेटा चार्ज की यूनिट तो कूलम्स में ही होती है, चार्ज की यूनिट तो कूलम्स में होती है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज इन मीटर्स, तो कूलम मीटर। तो दिस इज हाउ आपको 1 डिबाई की वैल्यू कूलम्स मीटर में कन्वर्ट भी करने को मिल सकती है। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू। बोलो क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या आप लोगों को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़े। नाउ अगर हम यहां पर आगे बढ़े और अगर हम इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर हम यहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स,
यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर में यहां पर एक लोन पेयर दिखाई पड़ता है, यहां पर एक लोन पेयर दिखाई पड़ता है, ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से बॉन्डिंग करी हुई है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का यहां पर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज का होता है। यह आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। अब यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बॉन्ड आपको ये पोलर दिखाई देगा, दिस इज योर वन पोलर बॉन्ड, एंड एक बॉन्ड आपको ये दिखाई देगा, दिस इज योर अनदर पोलर बॉन्ड। सो आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो पोलर बॉन्ड है, तो क्या हम दो अलग अलग बॉन्ड की पोलैरिटी अलग अलग बताएंगे, यानी हम दो अलग अलग बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को अलग अलग बताएंगे क्या? नहीं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग ओवरऑल बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम केवल इस बॉन्ड की इंडिविजुअल पोलैरिटी नहीं बताएंगे, हम इस बॉन्ड की इंडिविजुअल पोलैरिटी नहीं बताएंगे, हम दोनों की कंबाइंड बताएंगे। क्या आप लोगों को यह फैक्टर समझ में आया? क्या आप लोगों को यह फैक्टर समझ में आया? तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे कि इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हम यहां पर लिखेंगे दैट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द polarity not only depends upon, यानी अगर हम बात करें हमारे इस पर्टिकुलर चीज की, तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि हमारी जो पोलैरिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मोमेंट, यानी कि यहां पर केवल और केवल हम डायपोल मोमेंट पर बात नहीं करेंगे, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मोमेंट but also on the spatial arrangement of atom, यानी कि जब आप इस प्रकार के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो केवल आपका काम बॉन्ड ऑर्डर निकालने से नहीं होगा कि यह ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोजन है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके Q की वैल्यू लिखी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d निकाला, Q इंटू डी करा, आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। ना 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 ना, यहां पर हमें यह भी चेक करना होगा इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर कि एटम अरेंज्ड कैसे है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप सभी लोग एक बात समझें कि यहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, और यहां पर एक क्रॉस का साइन आ जाएगा, यहां पर एक क्रॉस का साइन आ जाएगा, विच मीन्स कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। तो इस प्रकार आपका डायपोल क्रिएट हो रहा है। अब आप देखो, ये वाला डायपोल भी ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ये वाला डायपोल भी ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो दोनों डायपोल ऐड हो जाएंगे, दोनों डायपोल्स ऐड हो जाएंगे, और इसीलिए आपको वाटर के डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 1.85 डिबाइस, 1.85 डिवाइस, यानी कि आपका वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा खासा पोलर कंपाउंड है। अगर आप चाहें तो आप इसको 1.85 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.33456, यानी 564 इंटू 10 टू द पावर -30 से, ताकि आपको कूलम्स मीटर्स में भी वैल्यू मिल सके। एंड इट कम्स आउट टू बी 6.17, इट कम्स आउट टू बी 6.17 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्स मीटर। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? यस और नो? तो यहां पर अगर हम लोग डायपोल्स की बात करें, तो अगर दोनों डायपोल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये डायपोल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ सेम आ रहे हैं, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो इसका नेट सम 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनका नेट सम मे बी 0 एंड मे नॉट बी 0। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में बेरिलियम डाइफ्लोराइड आ जाए,
बेरिलियम डाइफ्लोराइड में एक फ्लोरीन इधर होता है, एक फ्लोरीन इधर होता है। तो बेरिलियम के अंदर एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका BeF2 हो गया। मैं एक और एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं, BF3 का, BF3 का मैं एक एग्जांपल यहां पर और ले सकता हूं। यहां पर अब आप देखो कि यहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इधर ले जा रहा है और बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इधर ले जा रहा है। तो अब आप यहां पर क्लियरली खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हो कि दोनों डायपोल्स अपोजिट पोजीशन में जा रहे हैं। तो दोनों डायपोल अपोजिट पोजीशन में जाने की वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया। इवन दो यहां पर बेरिलियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, लेकिन डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये 0 हो गया। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कंपाउंड लीनियर है, अगर आपका कंपाउंड लीनियर है एंड आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अपोजिट साइड पर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपके अपोजिट साइड पर हैं, देन आपका जो म्यू हो जाएगा वो यहां पर 0 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां का इंटरेस्टिंग केस है, यहां पर एक फ्लोरीन इधर ले जा रहा है, एक फ्लोरीन इधर ले जा रहा है, एक फ्लोरीन ले रहा है। आप खुद देखो तीनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों बोरॉन से दूर दूर भाग रहे हैं। तो बोरॉन के ऊपर से अगर ये तीनों दूर दूर भागेंगे तो क्या होगा? अच्छा, ये सब एक दूसरे से इक्वल एंगल्स पर है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। जैसे वहां पर वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर थे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आप सभी लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है, यानी यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, लीनियर होता था। मुझे बताओ ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी? डेफिनेटली इसकी पोलैरिटी भी 0 होगी, क्योंकि एक डायपोल इधर जाएगा और दूसरा डायपोल इधर जाएगा, दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में CH4 है, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे यहां पर क्या होने वाला है। एक डायपोल ऊपर जा रहा है, नहीं, यहां पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से हम इसे 0 ही मानेंगे, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर तुम्हारे पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, अगर तुम्हारे पास में CCl4 है, तो यहां पर क्या लफड़ा पड़ेगा? एक डायपोल को इधर ले जाएगा, एक डायपोल को इधर ले जाएगा, एक डायपोल को इधर ले जाएगा, तो एक डायपोल को इधर ले जाएगा, चारों अपोजिट साइड पे ले जा रहे हैं। अच्छा, चारों का बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। ये भी आपको आगे VSEPR थ्योरी में समझ में आएगा। तो ये भी सारे डायपोल एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 ही हो जाएगा। तो ये डायपोल मोमेंट्स आपको समझ में आएगा कि क्या केस है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आपके पास में, जो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार पूछा जा चुका है। दैट इज, आपके पास में एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिर एक नाइट्रोजन है, उसके पास में एक लोन पेयर है, उससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहां पर दोनों का बॉन्ड एंगल सेम है, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, लेकिन फिर भी इवन दो NF3 में यहां पर फ्लोरीन है, इसका डायपोल मोमेंट 0.23 डिवाइस के आसपास होता है और इसका डायपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 1.44 डिवाइस के आसपास होता है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन डायपोल मोमेंट ऑफ दीज टू एटम। और दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वहां तो हाइड्रोजन है विच इज
हैविंग अ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां तो फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फ्लोरीन की होने के बावजूद, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के बावजूद ये NF3 का डायपोल मोमेंट कम हो गया। तो गाइज इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि लोन पेयर भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करता है। तो इन दोनों ही केसेस में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। अच्छा, यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां पर आप देखो जितने भी डायपोल्स है 1 2 3 4, यहां पर आप देखो आपके जितने भी डायपोल्स हैं ये सारे के सारे डायपोल टूवर्ड्स नाइट्रोजन जा रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे एड ऑन हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो ऐड हो जाती है। लेकिन यहां वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को उस तरफ ले जा रहा है डायपोल को, लेकिन फ्लोरीन डायपोल्स को इधर ले जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो यहां पर डायपोल्स कैंसल हो जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो यहां पर क्या हो गया, दैट द डायपोल ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड is opposite towards the net dipole, opposite towards the net dipole in NF3। आपके NF3 का जो नेट डायपोल है उसके अपोजिट यह वर्क कर रहा है। क्या यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? देखो जरा, नेट डायपोल बोल लो या इसको आप रिजल्टेंट डायपोल बोल लो। आपका जो रिजल्टेंट डायपोल होना चाहिए उसके अपोजिट है, लेकिन नाइट्रोजन में आपका जो रिजल्टेंट डायपोल है और आपके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का डायपोल है वो सब रिजल्टेंट डायपोल की तरफ है, वो सब ऊपर की ओर है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वहां की डायपोल मोमेंट कम ही होती है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों के दिमाग में बैठी? क्या आपके पल्ले पड़ी? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? 100% क्लियर? ध्यान से देख लो। अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आपके साथ में अभी भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो। आगे बढ़े? पक्की बात? चलिए अब आगे बढ़ते। और यहां पर मैं आपके साथ में एक रूल डिस्कस करूंगा जिस पर नीट में मैंने कई दफे सवाल देखे, जेई में भी कई बार सवाल आ जाता है, लेकिन नीट वालों का तो पक्का है, बहुत प्यार करते हैं वो इस टॉपिक से। दैट इज फजान्स दादा का रूल। फजान्स दादा का रूल, फजान्स दादा का रूल, फजान्स रूल। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय फजान्स रूल? फजान्स रूल क्या है? देखो गाइस, फजान ने एक बहुत अच्छी बात बोली। फजान ने बोला जिस प्रकार आपके कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा आपको यह पढ़ाया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक मेरा एक तेरा, हम दोनों कर ले तेरा मेरा, मतलब हम दोनों का क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। लेकिन बाद में आपने देखा कि इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा एटम उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और खुद पार्शियल नेगेटिव बन जाता है, सामने वाले को पार्शियल पॉजिटिव कर देता है। अब एक एंड पर नेगेटिव एक एंड पर पॉजिटिव, तो आपने आयोनिक बॉन्ड में देखा है। आयोनिक बॉन्ड में एक तरफ कैटायन होता है, एक तरफ एनायन होता है। हां, कैटायन एनायन 100% देखे गए हैं अभी तक, तो ये उतने नहीं होते। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है। भाई अगर कंप्लीटली आयोनिक बोलूं तो पूरा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं है, पार्शियली तुम्हारी तरफ खसका दिया है, हल्का सा तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया है, तो मुझ पर हल्का पॉजिटिव, तुम पर हल्का नेगेटिव, तो अब अपन कोवेलेंट थोड़ी रहे। अब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ गया है और उसी को तो हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला है। तो फजान ने बोला जस्ट लाइक
not every covalent bond, just like not every covalent bond is 100% covalent, that is it have some ionic character, जहां पर ब्रैकेट में तुम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, जो शायद तुम लोगों ने ये पॉइंट एनसीईआरटी में कभी नहीं पढ़ा होगा, दैट इवन होमोएटॉमिक molecules like H2, O2, F2, etc. have some amount of ionic character, लेकिन ये इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी H2O2 F2 ये होमोन्यूक्लियर है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब भी इनके अंदर डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, 0.0001 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। यानी कि इनके अंदर भी हल्का सा आयोनिक कैरेक्टर आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये पूरा इलेक्ट्रॉन का खेल है, और इलेक्ट्रॉन तुम लोग जानते हो घूमता रहता है, वो कोई अपनी पोजीशन पर एक जगह खड़ा नहीं रहता। तो कभी वो एक एटम के नजदीक चला जाएगा तो दूसरे एटम से दूर हो जाएगा मॉलिक्यूल में, और वो कभी इस एटम के नजदीक आ जाएगा तो दूसरे से दूर हो जाएगा। तो पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर तो तुमको हर कोवेलेंट बॉन्ड में मिलेगा। तो फजान ने बोला कि जिस प्रकार आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड कभी 100% कोवेलेंट होता ही नहीं है, उसके अंदर हल्के फुल्के आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। एवरी ionic bond is also not 100% ionic. It have some amount of covalent characters. It has some amount of कोवेलेंट कैरेक्टर्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मतलब इस दुनिया का कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में, उसके अंदर एक छोटी सी मात्रा में, एक स्मॉल अमाउंट में, छोटे से अमाउंट में उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। अब सर ऐसा कैसे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात बता दी, तो इसको हम एक्सप्लेन करें। तो समझने के बाद हम लोग उसको ट्राई करते हैं कि एक्चुअली फजान्स बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो फजान्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है एंड बहुत अच्छा है। फजान्स ने बोला इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक सोडियम है, सोडियम के पास अभी 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब उसके पास में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा रिलीज कर दिया गया। सिमिलरली तुम्हारे पास में क्लोरीन है 287, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो बन गया Cl नेगेटिव 288। अब ये बात हम ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में समझ चुके हैं कि जो कैटायंस होते हैं दे आर बेसिकली स्मॉलर इन साइज। कैटायंस आर बेसिकली स्मॉलर इन साइज, इनसे बड़े एटम्स होते हैं और एटम से बड़े होते हैं आपके एनायंस। एनायंस आर बेसिकली कंपैरेटिवली मोर लार्जर इन साइज। कैटायंस के मुकाबले एनायंस का साइज बड़ा होता है। ऐसा क्यों सर? देखो आप खुद, आपके सामने एग्जांपल है। सोडियम के पास में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उसका सीधा सीधा एक शेल ही खत्म हो गया। अब जब एक शेल कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। शेल कम हो गए
और न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन अभी भी 11 के 11 ही हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो कैटायन का साइज छोटा हो गया। एनायन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अब 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस कम पड़ने लगी और वैलेंस शेल के पहले 7 इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक तरीके से रहते थे, एक दूसरे को कम रिपेल करते थे, लेकिन जब 8th इलेक्ट्रॉन आया तो जगह कम पड़ने लगी और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द वैलेंस शेल बढ़ने लगा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ने लगा। इस वजह से आपके एनायन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? तो अब होता क्या है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से 100% डोनेट कर दिया है। यह सोडियम का न्यूक्लियस है, यह सोडियम का फर्स्ट शेल है और यह आपके सोडियम का सेकेंड शेल है। दिस इज योर सोडियम का कैटायन। अब सामने कौन आ गया? सामने आ गया तुम्हारा Cl नेगेटिव का एनायन। ये Cl नेगेटिव का अपन ने बना लिया न्यूक्लियस, ये Cl नेगेटिव का फर्स्ट शेल, ये Cl नेगेटिव का सेकेंड शेल। जस्ट अ सेक, मैं जरा इसको प्रॉपर कर लूं। हाँ, फिर ये आपके Cl नेगेटिव का दिस इज योर थर्ड शेल। ठीक है, ये आपके Cl नेगेटिव का थर्ड शेल हो गया। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, ये आपके Cl नेगेटिव ने इस तरीके से क्या किया, बॉन्डिंग कर ली किसके साथ? आपके Na के साथ। ठीक है, ये आपका NaCl का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन गाइज आप लोग एक बात देखें कि जैसे ही आपके सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम का थर्ड शेल खत्म हो गया। अब ये है आपके सोडियम का फर्स्ट शेल और ये है आपके सोडियम का सेकेंड शेल। ना सोडियम के केस में आप क्या देखते हो कि सोडियम के केस में सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब बढ़ चुका है। सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, लेकिन यहां पर क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो चुका है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट चुका है। तो अब सोडियम के मन में आ जाएगा लालच। सोडियम बोलेगा मैंने मेरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अब मैं हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन हो गया नेगेटिव, मेरा एक शेल हो गया कंप्लीट, मेरा न्यूक्लियस हो गया पावरफुल। क्लोरीन का वैलेंस शेल में नया इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं स्पेस के लिए, न्यूक्लियस कमजोर हो गया है। तो अब सोडियम दिखाएगा दादागिरी। सोडियम बोलेगा मैं पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर रिपेल करूंगा, मैं पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर रिपेल करूंगा, और ये लिटरली ऐसा करने भी लगता है। ये सोडियम अब क्या करता है, ये सोडियम अब इसके वैलेंस शेल को धीरे धीरे अपनी ओर रिपेल करने लगता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये देखो, और इस वजह से आप देखो क्लोरीन का जो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो मैंने गोल गोल बनाया था, थोड़ा एलिप्टिकल हो गया, थोड़ा अंडे जैसे आकार का हो गया। मतलब सोडियम ने क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन पहले दिया था वो उसने वापस खींच लिया। क्या बोला मैंने? सोडियम ने पहले तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन को बना दिया एनायन, खुद बन गया कैटायन, दोनों जुड़ गए, बन गया आयोनिक बॉन्ड। लेकिन सोडियम पर अब पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पावरफुल है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस कमजोर है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लड़ रहे हैं। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम धीरे से क्लोरीन के वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेगा। अब जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से सामने वाले को डोनेट कर दे तब तो वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहां तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयोनिक बॉन्ड बना लिया, लेकिन बाद में उस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी ओर वापस खींच लिया। यानी ये तो वही बात हो गई कि मैंने तुम्हें पूरा एक समोसा खाने को दे दिया
और बाद में समोसे के नीचे का जो कड़क पपड़ी वाला हिस्सा होता है वो तोड़ के वापस मैंने खा लिया। मैंने बोला भाई मेरा समोसा है, मैं तो पपड़ी पपड़ी खाऊंगा, तू आलू का मसाला मसाला खा। तो क्या ये पूरी तरीके से समोसा देना हुआ? नहीं। आप बोलोगे भाई तूने तो समोसा दिया तो सही, लेकिन थोड़ा सा खाया भी, मतलब तूने हल्की सी शेयरिंग करी है, 100% समोसा तूने मुझे नहीं खाने दिया। वो ये केस यहां पर हो गया। एंड इस वजह से हम यहां पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड डेवलप हुआ है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पहले डेवलप हुआ था, आयोनिक बॉन्ड, नाउ दिस आयोनिक बॉन्ड लूजेस इट्स 100% ionic nature and gain some amount of कोवेलेंट नेचर एंड देयरफॉर इसके अंदर कुछ मात्रा में कोवेलेंट नेचर आ जाता है। तो क्या आपको यह बात समझ में आई? सो नाउ गाइस, कैटायन ने यहां पर क्या किया? कैटायन ने यहां पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो इस पॉइंट को बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। यानी यहां पर कैटायन ने क्या शो करी? अपनी पोलराइजिंग पावर। और एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन को सोडियम की तरफ जाने दिया। एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कैटायंस की तरफ शिफ्ट हो लेने दिया। उन्होंने बोला चला जा। तो इसलिए एनायंस को बोला जाएगा कि एनायंस ने क्या शो किया? पोलराइजेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू पोलराइज इटसेल्फ। पोलराइजेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू पोलराइज इटसेल्फ। हाँ भाई मेरे को पोलराइज कर दे, ले मेरे इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच ले। एंड सोडियम ने क्या शो किया? कैटायन ने क्या शो किया? पोलराइजिंग पावर। पावर टू रीअट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर खींचने की शक्ति। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग बात करेंगे द कोवेलेंट कैरेक्टर्स, यानी आपके द कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, आपके आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, यानी एक आयोनिक बॉन्ड में कितने ज्यादा या कितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले वो डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ कैटायन। सबसे पहले वो डिपेंड करेगा आपके कैटायन का साइज कितना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, स्मॉलर the size of cation, more is the covalent nature। यानी आपके आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर बढ़ता चलेगा, आयोनिक नेचर घटता चलेगा। कब? जब कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा। जितना छोटा कैटायन होगा उसके आयोनिक कैरेक्टर उतना कम और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। सीधी बात है, कैटायन छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा एक्सपोज्ड होगा। कैटायन छोटा मतलब कैटायन के आसपास नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, आपके कैटायंस के आसपास नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे। जस्ट अ सेक गाइस, हाँ, तो आपके कैटायन का साइज छोटा मतलब कैटायन के न्यूक्लियस के आसपास नंबर ऑफ शेल्स कम है, और अगर नंबर ऑफ शेल्स कम है तो न्यूक्लियस पावरफुल है। न्यूक्लियस पावरफुल है तो सामने वाले एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की 100% कोशिश करेगा। दूसरा इज द साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज भी मैटर करेगा, और यहां पर क्या रहेगा? larger the size of anion, more will be the covalent character, more will be the covalent character। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा एनायन छोटा है,
एनायन छोटा है मतलब एनायन के पास भी नंबर ऑफ शेल्स कम है। अगर एनायंस के पास में नंबर ऑफ शेल कम है मतलब उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने देगा, जैसे फ्लोरीन। लेकिन जब एनायन का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा है मतलब एनायंस के नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस उतना अंदर दब रहा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आने के बाद उतना रिपल्शन बनेगा, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतना प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो न्यूक्लियस कमजोर है, वैलेंस शेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो वो खिंच जाएगा, वो कैटायन की तरफ खिंच जाएगा, और इसलिए आयोनिक नेचर कम होकर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको सेकंड फैक्टर समझ में आया? तीसरा इज द हाई चार्ज ऑन कैटायन, मतलब कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, ठीक है, देखा आप लोगों ने 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ चलें, चौथे पॉइंट की तरफ चलें। नाउ चौथा पॉइंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नीट में हमेशा आता है। इफ अ कैटायन हैव, if two cations have equal charge and size, then the one which belongs to D block, that is having pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration like NH0 से 1, N-1D 0 to 10, जिसके पास में टिपिकली ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहां पर हम लोग एक काम करें, NH0 ही मान लें क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर दिया है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया लाइक दिस। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लाइक कॉपर पॉजिटिव, लाइक कॉपर पॉजिटिव। तो कॉपर पॉजिटिव जिसका ये टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा इज हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर, is having more polarizing power than the cation having noble gas configuration, noble gas configuration like सोडियम पॉजिटिव। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो यूजुअली ये कौन होते हैं? ये यूजुअली आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स होते हैं, यानी अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में एक अल्कली मेटल है और अगर आपके पास में एक ट्रांजिशन मेटल है, तो हम दोनों में से किसको प्रिविलेज देंगे? ट्रांजिशन मेटल वाले को। हम बोलेंगे जिसका ट्रांजिशन मेटल वाला एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल वाला कैटायन है, अगर उसका और अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल वाला मेटल है उसका कैटायन है, अगर दोनों का साइज और दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों की पोलराइजिंग पावर में फिर भी डिफरेंस होगा। पोलराइजिंग पावर हमेशा इस वाले की ज्यादा होगी। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो गाइस इसका रीजन तो बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, ये जो N-1D ऑर्बिटल है, आपने इसका एक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा? आपने पहले इलेक्ट्रॉन 1 शेल में रखा, फिर सेकेंड शेल में रखा, फिर थर्ड शेल में रखा, फिर फोर्थ शेल में रखा, फिर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन रखने के बाद यानी 4s में इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आफ्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से आप वापस से अंदर उतरे और आपने 3D में इलेक्ट्रॉन रखा। मतलब आपने वैलेंस शेल को छोड़ के वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रखा। अब क्योंकि आप वैलेंस शेल के अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, टेक्निकली तो आप न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं।
आप न्यूक्लियस से दूर गए, दूर गए, दूर गए, दूर गए, और दूर जाने के बाद आप फिर पास आ गए। तो यहां पर आपने क्या करा, अब आप न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको हमेशा बताया है कि डी ब्लॉक यानी डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन मैंने डी ऑर्बिटल में रखा है तो वो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा, बहुत कमजोर रिपल्शन शो करेगा। तो इस वजह से आपका न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका एटॉमिक रेडियस भी बहुत छोटा होता है, एटॉमिक साइज भी छोटा होता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो हम इसको रीजन क्या देंगे, तो हम यहां पर इसका रीजन अच्छे से लिखेंगे। हम इसका रीजन ये लिखेंगे, रीजन इज दैट in transitional metals the electrons are filled in n-1 d orbital after 4s orbital, after 4s orbital। यानी हम लोग बाहर जाने के बाद वापस अंदर आए, दैट इज मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट इज मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की हम लोग तरफ आए, न्यूक्लियस की तरफ आए। एंड जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, हैव नेग्लिजिबल screening effect and therefore are more attracted towards nucleus, causes decrease in atomic radius and effective nuclear charge increases, hence are having stronger attraction on anions and show high polarizing power, हाई पोलराइजिंग पावर को ये शो करते हैं। मैं फिर एक बार इसके बारे में बता देता हूं कि जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉन को किसी डी ऑर्बिटल में या किसी एफ ऑर्बिटल में भरते हो तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से आप पहले बाहर जाते हो, आप पहले वैलेंस में भरते हो, वैलेंस के बाद आप एक स्टेप अंदर आकर पेनल्टीमेट शेल में यानी वैलेंस के अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरते हो। अंदर वाले शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो जनरली डी और एफ ऑर्बिटल में, तो इनका शेप टूटा फूटा होता है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को ना तो पूरी तरीके से घेर के रखते हैं, ना तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप बढ़ते चलोगे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि आप इनके नजदीक भी भर रहे हो, इनको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो वो ये शो करता है कि मेरे पास में पावर ज्यादा है, क्योंकि ये रिपेल नहीं कर पा रहे वैलेंस शेल को। इस वजह से इन कैटायन का साइज छोटा हो जाता है, और कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा तो ये सामने वाले एटम को ज्यादा पोलराइज करेंगे, एनायन को, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से उनका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं होता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, हेलिना की रब Rb से फ्रेंडशिप, मान लो मैंने ये चीज लिखी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम। तब आप देख रहे हो यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने में कैटायन का साइज बढ़ रहा है। तो कैटायन का अगर साइज बढ़ रहा है तो सीधी सी भाषा में मैं क्या बोलूंगा कि मेरे आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट नेचर घट रहा है। मतलब मेरे लिथियम पॉजिटिव अगर किसी एनायन के साथ जुड़ेगा, जैसे LiCl, तो फॉर एग्जांपल मेरा LiCl जो होगा
वो CaCl के मुकाबले ज्यादा कोवेलेंट होगा, वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा क्योंकि उसके कैटायन का साइज छोटा है। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर अगर हम इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट नेचर की बात करें तो LiCl सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CaCl। अब इतना समझने के बाद बहुत सारे केस आसान हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा आयोनिक होगा। ज्यादा आयोनिक होगा तो इसका लेटाइस ज्यादा मजबूत बनेगा, लेटाइस मजबूत बनेगा तो उसको तोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा एक्वस मीडियम में, तो क्योंकि LiCl कोवेलेंट नेचर का है, वो पानी में कंपैरेटिवली कम डीकंपोज होगा एज कंपेयर टू CaCl। CaCl कैटायन एनायन में इजीली टूटेगा, ज्यादा कैटायन ज्यादा एनायन शो करेगा तो कंडक्टिविटी भी उसकी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा, जिसमें जितना ज्यादा आयोनिक नेचर होगा, वो उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। तो देखो एक चीज से आपको कितने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये तो हम लोगों ने कोवेलेंट नेचर की बात कर ली। अब हम अगर यहां से यहां जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां से यहां जाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी इन एक्वस मीडियम। यहां से यहां जाएं तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ेगी, और अगर यहां से यहां जाएं तो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ेगी। तो यह चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, टेक्निकली अगर हम इसे देखें तो बहुत ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट होता है ये। अब हम जरा एनायंस की बात कर लेते हैं। मेरे पास में F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है। आप लोग सब जानते हैं यहां से यहां जाने में मेरे एनायन का साइज बढ़ रहा है। अब आप लोगों को मैंने बताया एनायन का साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस उतना कमजोर होगा, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वो सामने पड़ा कैटायन उतना इजीली खींच लेगा। इसलिए यहां से यहां जाऊंगा तो मेरा अगेन कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा, मेरा कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा। क्या यह बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या यह बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, एक एग्जाम्पल हम दूसरा लेंगे। ये हमने सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, इसके पहले हम लोगों ने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था। अब हम यहां पर हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास में Na पॉजिटिव है, फिर K पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव नहीं, K पॉजिटिव नहीं, एक काम करता हूं मैं Mg पॉजिटिव ले लेता हूं। तो यहां पर लेट से मेरे पास में Mg डाई पॉजिटिव है, Al ट्राई पॉजिटिव है, ये 3 ले लेता हूं। एक काम करता हूं सिलिकॉन भी ले लेता हूं। मान लो सिलिकॉन के एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं 4 पॉजिटिव, और फॉस्फोरस ले लेते हैं 5 पॉजिटिव। तो अब आप देख रहे हो यहां से यहां जा रहे हो तो इस पर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इज गेटिंग मोर पॉजिटिव। तो चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज इस तरफ बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां इनका साइज छोटा होता जा रहा है। आप लोग जानते हो ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा। सर रीजन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जाएंगे शेल्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, तो प्रोटॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता जाएगा, शेल घटते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा। तो यहां से यहां आए तो चार्ज बढ़ गया, यहां से यहां आए तो साइज घट गया, यानी इस साइड आए तो साइज डिक्रीज हो गया, उस साइड गए तो साइज बढ़ गया। अब साइज डिक्रीज हो गया तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितना ज्यादा कैटायन का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर कम होगा। मतलब कैटायन का साइज बढ़ना कोवेलेंट नेचर के को गिराता है। तो यहां पर अब आप क्या देख पा रहे हैं कि क्योंकि यहां पर कैटायन का साइज गिर रहा है, मतलब यहां पर इनका कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाएगा, यहां पर इनका कोवेलेंट नेचर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में NaCl है, अगर आपके पास में MgCl2 है,
और अगर आपके पास में AlCl3 और अगर आपसे कोई पूछता है कि इन 3 आयोनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इस प्रकार वर्क करेगा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इन आयोनिक कंपाउंड में एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, वो मैग्नीशियम से छोटा है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, वो सोडियम से छोटा है, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट नेचर होगा। बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग कुछ एनायंस को कंपेयर कर लेते हैं। F नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, N-3। अब आप एक बात जानते ही हो कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा एनायन का साइज बढ़ेगा, उतना ज्यादा एनायन का साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस ऑफ एनायन, एनायन का साइज उतना ज्यादा बढ़ेगा। और एनायन जितना लार्ज होगा उसका वैलेंस शेल जितना दूर होगा उतना ज्यादा वो पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, मतलब उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास में NaF है, अगर तुम्हारे पास में Na2O है, और अगर तुम्हारे पास में Na3N है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि इन 3 सॉल्ट में से, इन 3 पर्टिकुलर सॉल्ट में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर का कौन है, तो आप बोलेंगे ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर का है सोडियम वाला, सोडियम नाइट्राइड वाला, फिर सोडियम ऑक्साइड और फिर सोडियम फ्लोराइड। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? और एक लास्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपके पास में कॉपर क्लोराइड है और अगर आपके पास में सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका होगा, तो आप किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे कॉपर क्लोराइड का मोर कोवेलेंट नेचर होगा। क्यों कोवेलेंट नेचर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 3d5 है, विच इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, इसलिए सोडियम के मुकाबले इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है। तो NaCl इज कंपैरेटिवली लेस कोवेलेंट और वी कैन से मोर आयोनिक। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो गाइस इसी के साथ आपका पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अब जब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, मैं आपको VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ लेकर चलूंगा। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको फुर्ती में डिस्कस करेंगे। देखो 2 लेक्चर बैक टू बैक आ गए, ऐसे अब आगे भी आते रहेंगे। चलिए बाय बाय।